हैं तो इट इज कॉल्ड क्या क्या कहेंगे हम उसको जनाब? हेलो कर्ल जी, कर्ल तो सर। हाँ जी, उसको हम कहेंगे कर्ल। ठीक है, तो अगर हम तो तीन फॉर्म्स हैं इसकी, वन इज ग्रेडियंट, द अदर वन इज डाइवर्जेंस एंड द थर्ड वन इज कर्ल। चौथी इसकी एक और फॉर्म है विच इज कॉल्ड लेप्लासियन ऑफ अ स्केलर, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम डेल की बजाय डेल का स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि चैप्टर नंबर 6 में जब हम लेप्लास इक्वेशन या पॉसन इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हमारे सामने आएगी ये चीज़ कि लेप्लासियन या लेप्लास ऑपरेटर क्या होता है। लेकिन अभी हमें इससे बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस चैप्टर में हम लेप्लासियन को डील नहीं करेंगे। जो डेल ऑपरेटर है, अगेन इट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये जो आपके सामने रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज इन एक्स वाई एंड जेड। और अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स तो इसका यही तरीका है कि सबसे पहले आप इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। मसलन यू हैव, जब हमने वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी तो हमने क्या किया था कि अगर हम कार्टेशियन से फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल में जा रहे हैं तो हमने सबसे पहले ये किया था कि हमने मसलन लेट मी शो यू विद एग्जांपल कि हमने क्या काम किया था, एंड दैट एग्जांपल वुड बी इन प्रीवियस चैप्टर, तो उससे आपको ज़्यादा सही तरीके से समझ लग जाएगी। ये वीक नंबर 4 आ गया बेटा हमारा, या वीक नंबर 3 है चल रहा अभी? सर 3 है। 3 है। इफ यू रिमेंबर यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखी थी जो कि है आपके सामने ये वाली। ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने क्या किया था कि हमने वेक्टर्स को कन्वर्ट करना था, तो हमने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स ले लिए कि ए एक्स हमारे पास वाई था। तो हमने कहा कि वाई पहले हम ये काम करेंगे कि एक्स को रो कॉस फाई और वाई को रो साइन फाई। तो हमने जो ये वाला पहले मैट्रिक्स है, पहले हमने इसको इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रो कॉस फाई आ जाएगा, रो साइन फाई आ जाएगा, और यहाँ पे रो कॉस फाई प्लस जेड आ जाएगा जो कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे या इस चीज़ को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले whenever we are converting a vector from one coordinate system into another, बेटा माइक माइक प्लीज कर लें, थैंक यू जी। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे, तो सेम गोज फॉर दिस वन, कि सबसे पहले हमें ये काम करना है कि अगर हम इसको उसी तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो इट वुड कम आउट टू बी समथिंग ऑफ it would come out to be something of this sort. Please confirm कि आपको बोर्ड नजर आ रहा है। So we have del in Cartesian coordinate system. We want to convert del into cylindrical coordinate system. ठीक है, हम पूरी ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं रहे, लेकिन I just want to give you an idea कि किस तरीके से होगा। नजर आ रहा है बोर्ड आपको जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि नहीं नजर आ रहा? यस सर। जी ठीक है, तो कार्टेशियन में भी नो कि डेल इज इक्वल टू रो ओवर रो एक्स ए एक्स ठीक हो गया। तो नाउ अगर आप इसको जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो व्हाट यू हैव टू डू इज डेल सिलेंड्रिकल शुड बी
एंड 0। दूसरा है माइनस साइन 5 cos 5 0 and the third one is 0 0 and 1। यहाँ पे हमारे पास आएगा रो ओवर रो x, रो ओवर रो y एंड रो ओवर रो z। ठीक हो गया, समझ लग गई बात। तो अब कहने को ये ट्रांसफॉर्मेशन सीधी सीधी आप रो ओवर रो एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अगर आप ये काम करेंगे तो रो एक्स को अब हमने खत्म करना है ना। तो एक्स को खत्म करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, वी नो एक्स इज इक्वल टू रो कॉस 5, ठीक है। एंड इफ वी टेक डेरिवेटिव ऑफ, नाउ इफ वी टेक रो ओवर रो एक्स, तो इसका मतलब है कि हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो दैट वुड बी समथिंग रो ओवर एल रो, मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव आप किस तरह से लेते हैं, मैं ख्याल है कि आप थोड़ा ज़्यादा मुझसे इसमें थॉरो होंगे, तो थोड़ा मुझे इसमें गाइड कर दीजिए प्लीज़ कि हमें क्या करना चाहिए। सर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म एज इट इज, फिर उसके बाद प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव और फर्स्ट टर्म एज इट। ठीक है, ये तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सर। तो ठीक है ठीक है ना। तो पहली टर्म और दूसरे का डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं आप, ठीक है, माइनस दूसरी टर्म पहले का डेरिवेटिव, इस तरह से। चलिए मुझे बता दें ये आएगा क्या, मैं अगर ये ले रहा हूँ तो व्हाट शुड आई राइट, ये बता दें। सर cos 5 जी जी उसके बाद सर प्लस ठीक है, 5 cos theta, ये तो आपने लिख लिया। तो सर तो इस प्लस 5, इसका डेरिवेटिव नहीं आना था। सर इसका डेरिवेटिव सर विद सर रिस्पेक्ट में कांस्टेंट तो का डेरिवेटिव 1 होता है ना। यस सर। अच्छा ठीक है, ओके, 1 हो जाए, ओके। आगे सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा? 0 होता है। सर 1 कांस्टेंट अरे का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन पार्शियल, अगर हम सर जब पार्शियल सर अभी डिफरेंशिएट हम करते हैं तो उसके अंदर जोन सा जिसके रिस्पेक्ट हम कर रहे होते हैं सर हम सिर्फ उसका ही लेते हैं, बाकी जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको तो हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। यस जी सर। ठीक है, चलें फिर तो बताएं क्या। तो सर ये सारे ही कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो सर फिर तो ये सारे ही कांस्टेंट हो जाएगा रो cos 5 अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करें तो। ठीक है, अगर हमें अगर हम कहते हैं कि हम दोनों साइड्स का डेरिवेटिव लेते हैं, या तीनों का डेरिवेटिव लेते हैं, दिस इज रो ओवर रो एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका डेरिवेटिव अगर आप लें विद रिस्पेक्ट टू दिस, आई डू नॉट नो, वैसे मुझे ये पता नहीं है कि ये कैसे होता है, ये मैं आपको देख के बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव लिखा हुआ है वो क्या है, cos 5 ठीक है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे आ रहा है, एटलीस्ट एक का तो बता दूंगा, बाकी फिर आपको देख लीजिएगा। सर थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दें प्लीज़, सही से नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू सर। ठीक है, व्हाट ही इज सेइंग इज कि इफ रो इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू रो cos 5, तो this is what it is
should look like. ठीक है, that's what it's saying. अब ये तो मुझे बात पता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहली टर्म दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरी टर्म और पहले का डेरिवेटिव, इस तरह का हम कोई काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि जी अच्छा ये वाली टर्म पहले आ गई, इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लिया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया माइनस जो ये वाली टर्म है यानी ये कहीं यहाँ पे आ गई और इसका डेरिवेटिव साइन फाई और ये साथ में आ गया, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद पार्शियल डेरिवेटिव, मेरा ख्याल था कि आपको मुझसे थोड़ा बेहतर अंदाजा होगा एंड यूड बी एबल टू सॉर्ट इट आउट। लेकिन चलें आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको इसको तफसील से समझा दूंगा। द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक वाज कि फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डेल ओवर डेल एक्स, सिमिलरली वी हैव टू टेक डेल ओवर डेल वाई। अगर हम अभी किताब का सहारा लें तो व्हाट इज मेंशन्ड इज कि इट कम्स आउट टू बी sin phi ठीक है प्लस ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, दिस विल कम ओवर हियर एंड दिस विल कम ओवर हियर, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में z अपनी जगह पे रहता है, इट एग्जिस्ट एज इट इज, ठीक हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड ऐड, वहां से फिर जो ये वाली जो टर्म्स होंगी इनको यानी इस मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डेल ओवर डेल रो को अलग कर लेंगे, डेल ओवर डेल फाई को अलग कर लेंगे, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स आएंगे इनके तो उससे हमारे पास जो डेल ऑपरेटर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट। तो दिस इज डेल ऑपरेटर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं एक ही आपको कार्टेशियन से जो सिलेंड्रिकल है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको दिखा दूंगा कि वो कैसे आती है। ये वाला पार्ट एज इट इज उसी तरह से रह गया, इसके साथ 1 ओवर रो क्यों आता है ये हम देख लेंगे, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में वी हैव जो डेल ऑपरेटर है इट इज दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो आई विल टेल यू वन, तो दूसरे का आपको समझ लग जाएगी कि वो कैसे आता है, ठीक है। अभी फॉर द मोमेंट हम सिर्फ इस बात को देख लेते हैं कि डेल ऑपरेटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 केसेस, और कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो हम थोड़ा पेंड कर लेते हैं, इसको हम अगली दफा देख लेंगे। ओके, जो ग्रेडियंट है ऑफ अ स्केलर, अब हम क्या करें, वी आर गोइंग इनटू एप्लीकेशंस ऑफ डेल ऑपरेटर। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डेल ऑपरेटर के 3 एप्लीकेशंस हैं जिसको हम देखेंगे, एंड फर्स्ट ऑफ देम इज ग्रेडियंट। First of them is gradient, which is del V. Second of them is divergence, which is del dot D, and third of them is curl, which is del cross E. ठीक है, ये वेरिएबल्स मैंने जानबूझ के चेंज किए हैं, एक तो तीनों को डिस्टिंक्ट रखने के लिए, और तीसरा ये कि आगे जाके हम देखेंगे कि ये तीनों प्रैक्टिकल वेरिएबल्स हैं, और ये पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आगे जाके ये एक्चुअल इक्वेशंस हमारे सामने आएंगी। तो अभी मैंने जानबूझ के ये 3 वेरिएबल्स वही लिखी हैं जो आगे जाके हमारे सामने अपीयर होंगे, लेकिन इट कैन फॉर द मोमेंट this is a scalar and this is a vector,
and this is a vector as well. So this one and this one, तो स्केलर, वेक्टर एंड वेक्टर, तो ये तीन चीजें, ठीक हो गया। सबसे पहले नाउ वी हैव टू सी कि ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ठीक है। क्या लगता है आपको जनाब, एक अगर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है या स्केलर फील्ड है, ठीक है, फील्ड के हवाले से बताएं, तो आपको क्या लगता है कि ग्रेडियंट, अगर आप एक सिंगल क्वांटिटी का ग्रेडियंट लेते हैं तो किसी स्केलर का आपने कभी डेरिवेटिव लिया है? स्केलर का डेरिवेटिव सर? जी, कोई स्केलर स्केलर क्वांटिटी का का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा सर। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सर 1 नहीं हो नहीं जाएगा सर, स्केलर का? नहीं 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 उसका नहीं सॉरी 1 हो नहीं, जाएगा। नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट होगा। जरूरी तो नहीं है कि 1 हो या फिर 0 ही नहीं, हो। मैग्नीट्यूड, सिंपल मैग्नीट्यूड का तो 1 नहीं होगा ना डेरिवेटिव, क्योंकि वो 4 5 6 कोई ऐसी वैल्यू होगी। यार जरूरी तो नहीं है, अगर 4t लिखा हुआ है तो वो क्या वेक्टर हो गया? जी हाँ जी, पहले वाला आर्गुमेंट सही नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, आप इट इज नॉट नेसेसरी कि स्केलर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। यस सर। इसकी एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल यू से कि आकार, यानी जो कार है दैट इज रनिंग with probably x किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, यू डू नॉट नो कि इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। यू ऑल्सो डू नॉट नो कि वेदर इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी हमने कोई भी बात नहीं की, सही है, लेकिन बिकॉज वी हैव सेड कि स्पीड है तो इट इज अ स्केलर, वी हैव नॉट सेड कि इट इज, यानी इसकी वेलोसिटी अभी हमने डिफाइन नहीं की। वेलोसिटी तो x कैन बी अ वेरिएबल क्वांटिटी, वी डू नॉट नो वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो स्केलर का लाजमी आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। चलें, मुझे ये बताइए कि किसी भी क्वांटिटी का जब आप ग्रेडियंट लेते हैं या पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको क्या पता चलता है? कि वो सर चेंज कैसे हो विद रही है, रिस्पेक्ट टू, यस सर, रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट चेंज। टू जिस क्वांटिटी के हम ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव, उसके रिस्पेक्ट वो कितना चेंज हो रही है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ, और जो रेट ऑफ चेंज है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज एंड स्पेशल या स्पेस रेट ऑफ चेंज, राइट? ऐसे ही है, टाइम रेट ऑफ यस चेंज सर, द डेरिवेटिव अगेंस्ट टाइम, यस सर। डेल ओवर डेल टी, और जो स्पेस रेट ऑफ चेंज है इट इज विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेशल क्वांटिटी, जो कि हमारे केस में x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है, ठीक हो गया? ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो जो ग्रेडियंट है, जब आप डेल को डायरेक्टली किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस स्केलर क्वांटिटी, या अगर वो 3 डायमेंशनल है तो हम उसको स्केलर फील्ड कह देते हैं फॉर द मोमेंट, तो उस स्केलर, सॉरी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सॉरी? तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का या स्केलर फील्ड का रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं, यानी स्पेशल रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं, और वो हमें ये बता रहा है कि जो स्केलर क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि स्केलर को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नतीजा आएगा क्या वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा? स्केलर ही होगा सर, वेक्टर। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकला? स्केलर निकला, वेक्टर निकला? वेक्टर आएगा सर, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड उसकी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो ग्रेडियंट है अगर मैं इसको g कह दूं, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है, ऐसी बात ही है।
यस सर। यस ग्रेडियंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें ये बताता है कि किस इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें ये बताती है कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है और उस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की वैल्यू क्या है वो हमें इसके मैग्नीट्यूड से पता चलती है। ठीक है, तो जो ग्रेडियंट है ये खाली हमें रेट ऑफ चेंज नहीं बताता, ये हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताता है। मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताने का क्या मतलब है कि देखें, एक लॉजिकल सी बात है कि जब भी आपके पास एक वेक्टर होता है जिसके एक से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं तो आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि रिजल्टेंट में दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ओवरऑल इफेक्ट के हिसाब से अगर देखें तो क्या रिजल्टेंट का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए या कंपोनेंट्स का इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए? रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट ज्यादा होगा ना। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्योंकि 3 कंपोनेंट्स से मिला के बना है। ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स एक्स डायरेक्शन प्लस ए वाई डायरेक्शन प्लस ए जेड डायरेक्शन। तो some rate of change in x, some rate of change in y and some rate of change in z। जब इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो we got maximum rate of change that can happen with that scalar quantity। ठीक है, या that is happening with that scalar quantity, क्योंकि अब हमने तीनों के इफेक्ट्स को accumulate कर दिया यहाँ पे ऐड करके, ये कंपोनेंट तीनों को ऐड कर दिया। ठीक हो गया। इसकी जो अपनी डायरेक्शन है Yes. उसी तरह से, क्योंकि ये 3 कंपोनेंट्स है तो हेड टू टेल रूल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इसका रिजल्टेंट बनेगा वो पॉइंट कर रहा होगा मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, यस सर। चले अब जो किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है मैं उसको पढ़ता हूँ। द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड V is a vector that represents both magnitude and direction of the maximum space rate of increase of V। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन जस्ट आसानी के लिए उन्होंने इसको इंक्रीज लिख दिया है। ठीक है, और ये सारी आगे कहानी है। यहाँ पे सिर्फ वो आपको एक बात बताना चाहते हैं जो कि मैंने आपको हेड टू टेल रूल से बताई है, लेकिन ही इज टेलिंग इट विद अ डिफरेंट कॉनोटेशन एंड आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आपको पढ़ के ये कॉनोटेशन समझ लग जाती है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। मुझे हमेशा ये वाला तरीका जो है वो समझाने में ज़्यादा आसान लगता है, बिकॉज इट सिग्निफाइज कि हाउ इट इज मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड व्हाई इट इज डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो आई ऑलवेज एक्सप्लेन इट कंपोनेंट वाइज एंड बाय गिविंग द एनालॉजी ऑफ हेड टू टेल रूल। ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है ये मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है जो किताब में दी हुई है। सही है, लेकिन इफ यू वांट टू रीड इट तो प्लीज गो अहेड, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको उससे ज्यादा बेहतर समझ लग जाए। सर जी बेटा। सर ये जो ग्रेडियंट हम लेते हैं इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होती है सर, मतलब अब स्केलर का भी अगर लें कोई। जी बेटा, जब आप ग्रेडियंट लेंगे तो इवेंचुअली वो वेक्टर हो जाएगा ना, तो वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन होगी। और सर वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी जिस पॉइंट पे हम ले रहे होंगे, जिस सरफेस पे ले रहे होंगे उसके। जी जी ठीक है सर। जी, इसकी क्या वैसे वजह हो सकती है कि परपेंडिकुलर क्यों होगी? सर मैं असल में उस हिसाब से देख रहा हूँ कि अगर एरिया होता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है उसके। वैसे तो एरिया भी एक वेक्टर ही है सर। प्रोजेक्शन देखते हैं ना सर, लीस्ट डिस्टेंस कहाँ पे, तो 90 डिग्री एंगल ही बनाता है मेरे पास। जी बिल्कुल, जो दूसरे वाला पॉइंट है ये ज्यादा सही है कि आप ये देखें कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आपने देखना है ना,
तो अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर जा रहे हैं तो प्रॉब्ली दे कैन बी मोर देन वन पाथ, ठीक है। तो लेकिन जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा दैट वुड बी दी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट, राइट, ऐसे ही है ना। तो वो जो स्मॉलेस्ट होगी दैट विल ऑलवेज अकर इन 90 डिग्रीज। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। तो हेंस जो ग्रेडियंट है उसका पर्पस ही ये है कि इट हैज टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो ये इन्होंने cos थीटा की आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, तो दैट विल ओनली हैपन इफ थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, जिसका मतलब ये है कि यू आर मूविंग अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये इंटरनल एंगल है। तो अगर ये dl और रेट ऑफ चेंज अगर आप ये दोनों को सेम कर दें तो इसका मतलब है कि यू आर डिटर्मिनिंग, आपने dl ड्रॉ ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में किया हुआ था, ठीक है। इसलिए मुझे ये एग्जांपल इतनी अच्छी नहीं लगती बताने के लिए, ठीक है। तो ये बात सही है कि इट वुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सही है। ओके, दिस इज द ग्रेडियंट या डेल v in Cartesian coordinate, this is in cylindrical coordinate and this is in spherical coordinate, ठीक है। ओके, जो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर लागू होते हैं। ग्रेडियंट की अगर आप प्रॉपर्टीज देखें तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेल v इक्वल्स मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, डेल v पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, del v at any point is perpendicular, ठीक है। and ठीक है, if a is equal to del v तो v is said to be scalar potential of a or whatever, ठीक है, ये भी बाद में आ जाएगा। सिंपल एग्जांपल है, आपके पास v u w तीनों दिए हुए हैं, एक है कार्टेशियन में, दूसरा है सिलेंड्रिकल में, तीसरा है स्फेरिकल में। तो आपने सिर्फ इनके ग्रेडियंट्स डिटरमिन करने हैं, ग्रेडियंट के फॉर्मूलाज आपके पास अवेलेबल हैं तो वो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूलाज हैं इनसे आप इतना घबराएं नहीं, वैसे तो ये बात थोड़ा लेटर ऑन आएगी, लेकिन जब भी आपका मिड या OST जब भी होगा तो या तो आपको ये फॉर्मूलाज प्रोवाइडेड होंगे, अदरवाइज यू विल हैव अ फैसिलिटी कि आप एक फार्मूला शीट जो है वो बना लें, क्योंकि जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाएंगे तो किताब में काफ़ी सारे फार्मूलाज ऐड अप होते जाएंगे, तो इट्स नॉट इजी टू रिमेंबर एनी ऑफ देम या ऑल ऑफ देम फॉर दैट मैटर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, मसलन इफ़ यू से कि भाई डेल वेक्टर क्या होता है, अगर कोई आपसे ये पूछे या किसी जगह पे खाली डेल वेक्टर आपको देखना हो तो यू शुड ऑलवेज नो कि वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। ऑल्दो कि इसको भी आप फार्मूला शीट पे लिख सकते हैं, लेकिन एज एन इंस्ट्रक्टर ऑफ कोर्स इन सर्टेन सिनेरियोज में आपको कहूँगा कि जी अच्छा ठीक है आप फार्मूला शीट बना के ले आएँ। अगर कुछ सिंपल चीज़ें होंगी तो फिर आई वोंट अलाउ यू, लेकिन अगर मुश्किल होंगी तो आई से कि यार अच्छा फार्मूला शीट बना लें। अगेन ग्रेडियंट्स डिटरमिन करने हैं, ठीक है जी। डाइवर्जेंस में आ गए जनाब, डाइवर्जेंस में आ गए। सबसे अच्छा इसमें डाइवर्जेंस में आप पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ें और फिर हम इसको सर वो एग्जांपल करा नहीं देते सर 3.3 वाली या 3.4 वाली कोई एक, सर वो क्लियर हो जाएगा पिछला सारा लेक्चर। जी बेटा, सर 3.3 करा दें। जी बेटा देखें क्या किया हुआ है इसमें, सिर्फ बेटा डेल वेक्टर लिख के डेरिवेटिव दिए हैं और कुछ भी नहीं किया हुआ। ये आपके पास v है, ठीक है, और आपने यानी इसमें z भी है, x भी है, y भी है, तो आपने इस पूरे के पूरे v को यहाँ पे लिख दिया। चलें इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें तो दिस इज द ओनली टर्म चेंज, ठीक है, बाकी वैसे के वैसे आ जाएगी बिकॉज इट्स अ पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये चीज वैसे के वैसे आ जाएगी, ओनली दिस थिंग इज गोइंग टू चेंज, ठीक है सर। सेकंड में ओनली दिस थिंग इज गोइंग टू चेंज, सही है, ये वैसे के वैसे आ जाएगी। और थर्ड में दिस थिंग इज गोइंग टू चेंज, बाकी वैसे के वैसे आ जाएगी, ठीक है। सेम गोज विद दिस वेक्टर, 1 ओवर रो यहाँ पे ऑलरेडी था। जब आप u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई तो u में
रो स्क्वायर है वो एक रो वहां से कट गया, तो यानी इट्स जस्ट पुटिंग। ठीक है सर, ये ठीक है सर, ये फॉर्मूले हो जाएंगे। चलें इसको देखिए, आपके पास W है, आपने ग्रेडियंट लेना है, ठीक है, ये काम तो आसान है, आप डेल W ले सकते हैं। कह रहे हैं कि जी और साथ में क्या करें, एंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ dW डिवाइडेड बाय dl इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। अब इसका क्या तरीकाकार है, आपने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा है डेल W डॉट AL, जो AL है दैट इज द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो इसका 3, हाँ जी, इसका इसका इस डायरेक्शन में आपने डिटरमिन करना है कि डेरिवेटिव क्या है। मसलन चले इसको मैं थोड़ा थॉरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, तस्वीर बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपके पास 3D स्पेस है, दिस इज योर x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z, ठीक हो गया। आपके पास कोई वेक्टर है प्रोबेबली ये W, ठीक हो गया। वो आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये काम करें कि डेल W कैलकुलेट करें, ठीक है, वेक्टर नहीं है, सॉरी स्केलर है, स्केलर का हम हमेशा लेते हैं। तो स्केलर आपके पास जी x y z तीनों प्लेन्स में है, x स्क्वायर y स्क्वायर और फिर उसमें z का कंपोनेंट भी है, तो प्रॉब्ली समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास W है, आपने इसका डेल W जब लिया तो आपके पास क्या आया, आपके पास एक वेक्टर आ गया जिसमें AX का कंपोनेंट है, AY का कंपोनेंट है और AZ का कंपोनेंट है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, यू वांट टू सी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज कितना है। ये तो मैक्सिमम आ गया ना, ठीक है। नाउ यू वांट टू सी के 2 -1 और 0 इसके ऊपर क्या रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। तो जब आपने इसको इस वेक्टर में पुट किया तो आपको ये पता चल गया कि इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो 4AX -8AY, कैमरे से अगर बाहर चला जाऊं तो मुझे बता दीजिएगा, 2AZ, ठीक है। सर स्लाइड्स के ऊपर आप करवा सकते हैं सर, इधर कभी ब्लर हो जाती है सर, इमेज क्लियर नहीं है सर जो आप लिखते हैं। खैर बेटा मेरे पास दरअसल ना, मैंने पहले भी बताया था कि पेन की फैसिलिटी है नहीं। जी सर। अब नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है सर। अभी आप मेरी आवाज पे सर ठीक है। पढ़ें क्योंकि ये चीज स्लाइड में आपके सामने तो मौजूद है, ठीक है। बेशक वीडियो को अगर ना भी देखें, मेरी आवाज पे फोकस कर लें ज्यादा। नाउ व्हाट ही इज टेलिंग अस, तो ये आपने डिटरमिन कर लिया, ठीक है। नाउ ही वांट्स टू नो कि ये तो ग्रेडियंट है, ठीक है। नाउ ही वांट्स टू नो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज डिटरमिन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन। नाउ ही वांट्स टू डिटरमिन रेट ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, उन्होंने हमें एक डायरेक्शनल वेक्टर दे दिया, ठीक है। हाँ जी, ये डायरेक्शनल वेक्टर जिस डायरेक्शन में वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं वो क्या है, 3AX 4AY प्लस
12 एज है। तो अब लास्ट रिक्वायरमेंट ये है, तो हमने ग्रेडियंट डिटरमिन कर लिया। अब एक और रिक्वायरमेंट ये है, इस पॉइंट पे उसको इवैल्यूएट कर लिया। अब एक और रिक्वायरमेंट ये है कि वी वांट टू नो कि इस डायरेक्शन में क्या रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रेडियंट आ गया। अब हमने क्या किया कि उस ग्रेडियंट का इसका कंपोनेंट अगर हम इस डायरेक्शन में डिटरमिन करना चाहें तो कैसे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट सर। किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे? सर जिस डायरेक्शन में हमने करना है, ठीक है, ओके। जिसका करना है और जिसका डायरेक्शन में करना है। एग्जांपल इस वेक्टर का नाम है z फॉर एग्जांपल, तो इसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमिन होगी? सॉरी सर, रिपीट कर देंगे, मेरी वीडियो पॉज हो गई थी। आपने मुझे कहा ना कि डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं दो चीजों का। डेल w जो कि मैंने ऑलरेडी डिटरमिन कर लिया है, ये मुझे रेट ऑफ चेंज दे रहा है। अब ये रेट ऑफ चेंज मैं डिटरमिन करना चाहता हूं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसका मतलब ये है कि आई वुड फाइंड आउट कि इस रेट ऑफ चेंज का कंपोनेंट किसी और डायरेक्शन में क्या है, राइट? ऐसे ही है ना? जी सर। हाँ, यस सर, यस ठीक सर। है, तो इसका मतलब है सर कि उस जी, तो इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूं? सर वो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम करना चाह सर रहे जिस हैं, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है जी, उसको डिटरमाइन करना चाहता हूँ, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी मुझे? सर सर यूनिट वेक्टर। सर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा डिवाइडेड बाय सर वेक्टर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अब मुझे डेरिवेटिव मिल जाएगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ठीक हो गया। यस तो ये सर। किया, सही है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड और ये किया। तो ठीक है, अब समझ लग जाएगी बाकी चीजों की। तो लेट मी जस्ट टेक 5 मोर मिनट्स, क्योंकि हमने क्लास थोड़ी लेट शुरू की थी, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है? डेफिनेशन पढ़िए सबसे पहले। ये जो काले बॉक्स में, ग्रे बॉक्स में जो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है वो पढ़िए, और फिर मुझे बताइए कि इस डेफिनेशन को पढ़ के आपको क्या समझ लगती है कि डाइवर्जेंस क्या होनी चाहिए। ये हम ये कह रहे हैं कि जी डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ए एट एनी पॉइंट पी इज द आउटवर्ड फ्लक्स per unit volume as the volume shrinks to 0। मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूं और एक टर्म इसमें ऐड करता हूं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए एट एनी पॉइंट पी इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एज द वॉल्यूम shrinks about point P। सही है। अब ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है इसको पहले मैथ्स में कन्वर्ट करता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब होगा। डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, क्या है एट गिवन पॉइंट पी, ठीक है, हम कहते हैं जी कि अच्छा एट पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं, इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स क्या है? सरफेस इंटीग्रल, ऐसे ही है, यस सर। ठीक है। हमने 3 इंटीग्रल्स पढ़े थे, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। और हमने ये कहा था कि जो सरफेस इंटीग्रल है इसको टोटल यानी आउटवर्ड फ्लक्स, और जो क्लोज्ड, किसी भी क्लोज्ड वॉल्यूम का जो सरफेस इंटीग्रल है उसको हम कहते हैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है। तो नेट आउट, क्योंकि मैंने नेट आउटवर्ड फ्लक्स बोला है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर साइन लगा दिया, ठीक है। नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है,
when volume shrinks down to 0 at that particular point. ठीक है? ये Yes, समझ sir. लगे? अंग्रेजी की यही मैथ्स बनती है? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब आप ये देखिए कि अगर हमारे पास डाइवर्जेंस हो किसी भी पॉइंट के ऊपर तो हमें पता क्या चलेगा, ठीक है, उससे यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या मिलेगा। से फॉर एग्जांपल यू हैव अ पॉइंट P और मैं इस पॉइंट को 3 पर एक जगह पे ड्रॉ कर लेता हूं जैसे आपकी बुक में ड्रॉ हुआ है, एंड मैं ये डिटरमिन करना चाहता हूं, मैं इस पॉइंट पे मेरे पास कोई भी फील्ड है, कोई फील्ड वेक्टर है जो कि A है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से कुछ फैली हुई है, सही है। जब मैं इसका डाइवर्जेंस लेता हूं, ठीक है, तो डाइवर्जेंस का अंग्रेजी में क्या मतलब होता है? सर फैलाओ। फैलाओ, वेरी गुड। इसका ऑपोजिट क्या होता है? कन्वर्जेंस सर। ठीक है, ओके। इकट्ठा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइवर्जेंस है उससे मुझे ये पता चलना चाहिए कि, और मैं अगर उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं तो इट शुड ईदर टेल मी कि क्या जो फील्ड है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज आउट हो रही है या इस पॉइंट पे कन्वर्ज इन हो रही है, ऐसे ही है ना? जी सर। यस सर। ठीक हो गया। तो इसीलिए अगर आप नीचे देखें तो डाइवर्जेंस की 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं। डाइवर्जेंस की 3 पॉसिबल स्टेट्स हैं। वन इज फ्लोइंग आउट from a particular point, the other one is coming back in to a particular point, and the last one is just straight flowing through, ठीक है। Yes, इस sir. पॉइंट पे डाइवर्जेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर, Positive, क्योंकि sir. डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव। इस पे क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। इस पे क्या होनी चाहिए? 0. 0। ठीक हो गया, ओके। अब हम ये देखते हैं एक और तरीके से इसको, अब इस बात को देखते हैं, ये जो वॉल्यूम श्रिंक्स डाउन टू 0 है, ये जो लिमिट है इसको देखते हैं, और ये देखते हैं कि किस तरह हमें डाइवर्जेंस पता चलनी चाहिए, ये यानी डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्यों है, इसको देखते हैं। Say for example we have a cube, सिलेंडर भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन चले हम क्यूब बना लेते हैं। बन गया पूरा? बन गया, ओके। अब ये फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड फ्लो कर रही है, ठीक है, ओके। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसका फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लूंगा तो इस साइड वाली सरफेस से लूंगा, इससे लूंगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, राइट, सारी साइडों से, राइट, ऐसी बात ही है ना। जी सर। अब आप ये देखिए ये जो फील्ड वेक्टर है, मुझे नजर आ रहा है कि कुछ सरफेसेस ऐसी हैं जिसमें फील्ड एंटर हो रही है, मसलन फ्रंट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और बॉटम साइड पे फील्ड एंटर हो रही है, और कुछ सरफेसेस ऐसी हैं जिनसे ये फील्ड आउट हो रही है, राइट, ठीक है, ये 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 ये, ठीक है। अब अगर मैं ये डिटरमिन करना चाहूं कि यार ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या है, क्या इस पॉइंट से फील्ड निकल रही है या इसमें एंटर हो रही है, तो मैं कैसे करूंगा?
सर ये जो volume स्पेसिफिक मतलब पॉइंट कम कर, वॉल्यूम कम कर देंगे हम, ये ज्यादा जो वॉल्यूम है अभी पूरे क्यूब का है तो अभी पॉइंट यूनिट वॉल्यूम देखेंगे। पे खाली वॉल्यूम पे जाते हैं। मैं ये डिटरमिन करना चाहता हूँ कि ओवरऑल वॉल्यूम से फील्ड निकल रही है या उसमें अंदर एंटर हो रही है, ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या है। तो मैं क्या करूंगा सर डिफरेंट सर पॉइंट्स सारे ले लेंगे हम लोग। और उनको ऐड अप कर लेंगे सर। नहीं, मैं ये काम करूंगा, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। डाइवर्जेंस पे बाद में आते हैं। मैं ये काम करूंगा कि मैं हर सरफेस के ऊपर सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, यस सर। मुझे ये पता चल जाएगा कि उस सरफेस में फील्ड एंटर हो रही है या एग्जिट हो रही है। ऐसी बात ही है ना। जी सर। सरफेस इंटीग्रल आपने मुझे ये बताया था ना कि आउटवर्ड फ्लक्स बताता है आपको, या फ्लक्स पर यूनिट एरिया बताता है कि कितनी लाइंस पास हो रही हैं, राइट। ऐसी बात ही है ना। यस यस सर। सर। और अगर फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस नॉर्मल की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो जवाब पॉजिटिव आएगा। अगर इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव होगी तो जवाब नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जी सर। यस सर। तो पता चल जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव से कि क्या इसमें फील्ड एंटर हो रही है या इससे एग्जिट हो रही है। ठीक हो गया ना। जी सर। यस तो ये तो हो गया पूरी सरफेस का, पूरे वॉल्यूम का। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने 6 की 6 सरफेसेस का सरफेस इंटीग्रल ले लिया, उन सारों के इफेक्ट को ऐड किया तो मुझे पूरे वॉल्यूम का पता चल गया कि इस पूरे पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या फील्ड जनरेट हो यानी इसमें एंटर हो रही है या एग्जिट हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरेस्टेड हूं तो मैंने क्या किया कि यहां से मैंने एक छोटा सा, इस पूरे बड़े वॉल्यूम से एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, और इस तरह के कितने सारे वॉल्यूम्स होंगे इसमें। ऐसी बात ही है ना, छोटे छोटे क्यूब्स होंगे जी काफी सर। सारे। तो अब मैंने इफेक्ट को कम करने के लिए मैंने ओवरऑल इफेक्ट को पहले मैंने पर यूनिट वॉल्यूम लिया उसको। ठीक ठीक है, है सर। यस सर। मैंने फर्दर ऑन उस वॉल्यूम पे लिमिट लगाई कि इफ दैट वॉल्यूम श्रिंक्स डाउन टू 0 तो इट विल बिकम अ पॉइंट। यस सर। ठीक है, तो दैट्स हाउ डाइवर्जेंस, ये जो सारी की सारी, और ये जो डाइवर्जेंस है उसमें अंग्रेजी क्या है कि या तो मुझे ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से फील्ड बाहर निकल रही है या एंटर हो रही है या जस्ट पास थ्रू कर रही है। तो ये मैं कैसे डिटरमिन कर सकता हूं, आई विल टेक सरफेस इंटीग्रल फ्रॉम ऑल साइड्स, आई विल डिवाइड दैट, उसको श्रिंक करने के लिए पर यूनिट वॉल्यूम में जाऊंगा और फिर मैं उस वॉल्यूम को फर्दर पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए उस पर लिमिट लगा दूंगा कि दिस वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से फील्ड निकल रही है या एंटर हो रही है या जस्ट फ्लो थ्रू कर रही है। ठीक है, तो मुझे डाइवर्जेंस पता चल जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं और अगला काम जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि हाउ कम इज इट, यानी कि यही बात सारी बताई हुई है, तो इसको हमने मोर लेस कवर कर लिया है। अब हम ये देखना चाहेंगे अगली दफा कि ये जो डाइवर्जेंस है ये डेल डॉट ए के इक्वल किस तरह से आती है, यानी ये कैसे जादू हो गया कि हमें ये पता चला कि डाइवर्जेंस जो है वो डेल डॉट ए के इक्वल होगी। ठीक है सर इसमें तो हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि सिर्फ अगर हम सरफेस पे नेट फ्लक्स भी अगर हम लोग निकालें तो उस समय पता चल जाएगा कि ओवरऑल इसमें से फ्लक्स डाइवर्ज कर रहा है या मतलब इन्वर्ट जा रहा है, क्योंकि हम पॉइंट तो उसी के अंदर ले रहे हैं ना। तो अगर पॉइंट नहीं देखिए, आप बात को फॉलो नहीं कर रहे बेटा। देखिए मैथमेटिकली तो आपको ये बात पता है, ठीक है, कि डेल डॉट ए जो है वो डाइवर्जेंस हमें बता देता है। ठीक हो गया ना। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप आउटवर्ड फ्लक्स की डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन। आप आउटवर्ड फ्लक्स आपने क्या पढ़ा, आप कैसे डिटरमिन करते हैं, सरफेस इंटीग्रल से, राइट। ऐसे ही है ना। जी सर। और नेट आउटवर्ड फ्लक्स करेंगे तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होगा। ठीक है। ठीक है ना। तो असूलन जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है डाइवर्जेंस की वो यही है। सही। लेकिन हमें ये बात पता है फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज कि डाइवर्जेंस ये भी होती है। नाउ वी वांट टू सी कि अच्छा जो ये वाली सारी कहानी है ये इसके इक्वल किस तरह से होती है। सही। ठीक है, ठीक सो है। दैट वी कैन से कि डाइवर्जेंस इज इक्वल टू डेल डॉट ए। तो ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही। अगली दफा जब मिलेंगे इंशाल्लाह तो हम इसको फर्दर करेंगे एक्सप्लेन, डाइवर्जेंस को भी देखेंगे, कर्ल को भी देखेंगे
और फिर हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक में होपफुली। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई बात होगी तो उसको भी हम अगली दफ़ा डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़ सर। सर। चलो लैब से बंक करें।